लिखिएगा। Some important point regarding sp3d2. sp3d का तब क्वेश्चन बन जाएगा। Some important point regarding sp3d2. पहला पॉइंट लिखिए, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल comma, geometry is octahedral, comma, and octahedral is a symmetrical geometry, and octahedral is a symmetrical geometry. सेकेंड पॉइंट लिखिए, since geometry is symmetrical, therefore if one lone pair is present on central atom, therefore if one lone pair present on central atom, then that lone pair can be placed anywhere. sp3d2 में कितना पोजीशन रहेगा? 6 पोजीशन रहेगा ना भाई। sp3d2 कितना ऑर्बिटल? तो 6 पोजीशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, राइट। उसमें मैंने क्या बोला कि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो पहला लोन पेयर के लिए sp3d में चॉइस था कि हम लोग एक्सियल में बैठाए, कहाँ बैठाएंगे? इक्वेटोरियल में। बट यहाँ पे फर्स्ट लोन पेयर के लिए कोई चॉइस नहीं है, आप कहीं भी बैठा सकते हैं, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, इफ टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, ब्रैकेट लिखिए। देखिए इस ज्योमेट्री, इस हाइब्रिडेशन के लिए मैक्सिमम 2 ही लोन पेयर आपको मिलेगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन लिखिए, मैक्सिमम 2 लोन पेयर। जनरली मैक्सिमम 2 ही लोन पेयर होता है इसमें। इफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, देन बोथ लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट ट्रांसपोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। Then both lone pairs should be placed at transposition with respect to each other. मैं थोड़ा देर के बाद क्लियर करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीन पोजिशन एंड ट्रांसपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन लोन पेयर एंड वन पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट, if one lone pair and one pi bond present, then both should also placed at transposition with respect to each other. Then both should also placed at transposition with respect to each other. Next point, if 2 pi bonds are present, if 2 pi bonds are present, ब्रैकेट लिखिएगा 2 डबल बॉन्ड, then both double bonds should be at transposition with respect to each other. देखिए स्टूडेंट, sp3d2 में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? ये मैंने लिस्ट दिया था, dx² y² dz²।
और मान लेते हैं कि ये मेरा सेंट्रल एटम है, तो ये 6 पोजीशन है। करेक्ट। जिसमें इस 6 में से मान लेते हैं कि ये 4 पोजीशन मेरा व्हाइट बोर्ड में है। कहाँ है? तो बाकी ये 2 पोजीशन व्हाइट बोर्ड के एबव और बिलो रहेगा। कहाँ रहेगा? एबव एंड बिलो। करेक्ट है। ये कहाँ पे है? ए डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा? सेम है। कहाँ है? ए भाव। तो यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये डिफरेंट है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत काम में आएगा, याद रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। सीन और ट्रांस वहाँ पे फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। करेक्ट। कितना प्लेन चारों तरफ मिल गया? ऊपर में 4 स्क्वायर पिरामिडल, जो मेरा स्क्वायर ए है, करेक्ट है। डायग्राम बनाइए। नहीं, सीन और ट्रांस को मैं अभी जस्ट क्लियर करूंगा, अभी सीन और ट्रांस के लिए छोड़ दीजिए। बस मैंने क्या किया कि इससे इस पॉइंट से चारों कॉर्नर को मिला दिया और नीचे के पॉइंट से भी चारों कॉर्नर को मिला दिया, तो मुझे जो ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं इस 4 पॉइंट को स्क्वायर मान लिया। करेक्ट। इसका मतलब है कि स्क्वायर मानने के लिए आप ध्यान से माइंडफुली ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे सेंट्रल एटम है, ध्यान से देखिए। तो सेंट्रल एटम से होते हुए कितना लाइन गुजर रहा है? 1, 2 और 3। ये तीनों डायगोनल है। क्या है? इस आउट ऑफ 3 डायगोनल में से किसी भी 2 डायगोनल को आप स्क्वायर का डायगोनल मान सकते हैं। किसी भी 2 डायगोनल को, आपकी मर्जी है। जैसे पहले इस पिक्चर को बनाने के लिए मैंने इन दोनों डायगोनल के एंड पॉइंट को क्या मान लिया? स्क्वायर का कॉर्नर, ऐसा मान लिया था। अभी मैं वहां पे क्या माना हूं? अब मैंने यहां पे 2 डायगोनल ए लिया, ये मेरी मर्जी है स्क्वायर बनाने के लिए। करेक्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ए कैसे रहेगा? इस स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर और बिलो। राइट। अब यहां से चारों कॉर्नर को मिलाइए, मिला दिया, और यहां से मिलाइए। अब दोनों डायग्राम अगर पहले से ड्रॉ किया रहता तो आपको पता है कौन सा स्क्वायर मान के किए हैं? डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। राइट। दिस इज द वजह कि इसको क्या बोला गया है? सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। क्या बोला गया है? इसका मतलब 3 जो मेरा डायगोनल है, इस हाउ मेनी डायगोनल? 3 लाइन, उसको 3 डायगोनल मान लिए। कितना? उसमें कोई भी 2 डायगोनल के एंड पॉइंट को लेकर स्क्वायर मान सकते हैं। करेक्ट। बट अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व किया तो पहले मैंने इसको स्क्वायर माना था। ठीक है। और अभी यहां पे किसको स्क्वायर बना था? इसको स्क्वायर बना था। ठीक है। तो अब तो इतना तो प्रूफ कर दिए कि हाँ ऑल ऑक्टाहेड्रल जो 6 पोजीशन है ऑल आर सिमेट्रिकल,
मतलब किसी दो डायगोनल को लेकर अगर स्क्वायर मानेंगे तो मुझे सेम अपीयरेंस दिख रहा है। चलिए ड्रॉ कर लीजिए, कहानी थोड़े चल रहा है, जो भी लिखते हैं उसको ड्रॉ कीजिए भाई। हो गया, इसको हटाएं। यहां देखिए, ए बी सी डी ई एफ, कितना लाइन है? 3 लाइन है। तो ए का जस्ट अपोजिट पॉइंट, ए का एंड पॉइंट डायगोनली, वो तो ए का ट्रांस यही रहेगा। क्या रहेगा? इसका तो किसी भी पॉइंट का ट्रांसपोजिशन कौन सा है, उस उसी लाइन का डायगोनल का जस्ट अपोजिट पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांस। करेक्ट। और ये इसके लिए मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा? इस ज्योमेट्री में मैक्सिमम, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा अभी। इसका मतलब ए का ट्रांसपोजिशन पूछेंगे तो एक 6 पोजिशन है ना, 6 में से एक पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो बचा 5, 5 में से इसका सिर्फ एक ही पोजिशन ट्रांस रहेगा। तो ए का ट्रांस कौन सा? ए का ट्रांस सी रहेगा। करेक्ट है ना? अगर बी का ट्रांस पूछेंगे, बी का ट्रांस क्या रहेगा? और ई का ट्रांस लिख लीजिए। तो ट्रांस, किसी भी पॉइंट का ट्रांसपोजिशन क्या रहेगा? उसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट, उसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट। बोलिए स्टूडेंट, इन तीनों डायगोनल का लेंथ, अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो ये तीनों डायगोनल का लेंथ डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सिमेट्रिकल है तो सेम लेंथ रहेगा। डैम श्योर? ओके। मान लेते हैं कि ए मैंने 2 डायगोनल ले लिया तो ये बन गया स्क्वायर। करेक्ट। स्क्वायर का साइड लेंथ है ए, कितना है? ए। तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना रहेगा? कुछ नाम दे दीजिए, बी सी डी ई एफ जी। तो बी डी का लेंथ कितना रहेगा? ये तो बहुत आसान है। तो बी ए का लेंथ कितना रहेगा स्टूडेंट? 2 से डिवाइड करेंगे, डायगोनल का जस्ट हाफ। तो यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ, ए लेंथ और ए लेंथ डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? ए भी डायगोनल का हाफ, ए भी डायगोनल का, वेरी गुड। ए एफ भी कितना रहेगा? ए वाई रूट 2। ए डी कितना रहेगा एवरीवन? ए वाई रूट 2। करेक्ट है। और ट्रायंगल एफ ए डी कैसा ट्रायंगल? भाई एफ ऐसे है, ऐसे है ना, तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? एफ ए डी राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वैल्यू कितना?
दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर रूट ओवर, जोड़े कितना आता है भाई, मैथमेटिक्स है एक लाइन का। दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर रूट ओवर, पाइथागोरस थ्योरम में है ना, वर्ल्ड फेमस, ये है, कितना है, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब यहां देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, एफ से डी का डिस्टेंस कितना, ए, एफ से ई का डिस्टेंस, एफ से बी का डिस्टेंस, और एफ से सी का डिस्टेंस ए, और एफ से जी का डिस्टेंस √2 है, ट्वाइस है नहीं, रूट। तो नहीं लगता है कि एफ के रेस्पेक्ट में सी डी ई बी सेम डिस्टेंस पे है, और डिस्टेंस स्क्वायर का साइड लेंथ है, वो डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर का, जो आप स्क्वायर, इसका दूसरा नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो इस ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं और उस पॉइंट को छोड़कर बाकी 5 पॉइंट रहेगा, उस 5 पॉइंट में 4 पॉइंट सेम डिस्टेंस पर रहेगा, एंड दैट डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, दैट डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू व्हाट, साइड लेंथ ऑफ द, उसको हम लोग बोलेंगे सीन पोजीशन। पढ़िए मेरे साथ, साइन नहीं भाई, सीन पोजीशन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े होंगे, उसको कहीं मिला था, ये क्या था, मेरीडोनल, इस टाइप का ज्योमेट्री को बिना पढ़े हुए कैसे आगे बढ़े होंगे। चलिए, तो इसका मतलब सीन का मतलब हुआ, सीन पोजीशन का मतलब साइड लेंथ के डिस्टेंस पे, कितना, किसके डिस्टेंस पे, और ट्रांस पोजीशन मतलब डायगोनल पे। तो अब सीन पोजीशन और ट्रांस पोजीशन समझ में आ गया इस ज्योमेट्री के लिए। लिखिए, इसको लैंग्वेज देना पड़ेगा या आप लोग समझ में गए, नहीं तो खुद से लैंग्वेज बना लीजिएगा। तो एफ, मैंने हम पॉइंट एफ पे फोकस कर दिए, तो एफ के लिए जी कौन सा पोजीशन है, एफ और जी एक दूसरे रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन पे, ट्रांस पोजीशन पे, और एफ के रेस्पेक्ट में सी डी बी ई ए कौन सा पोजीशन पे रहेगा, करेक्ट है ना। चलिए, डी के रेस्पेक्ट में, यहां देखिए, डी पे अगर फोकस करते हैं तो बाकी डी को छोड़कर 5 पॉइंट, तो डी का सीन पोजीशन कौन, डी का ट्रांस पोजीशन कौन सा रहेगा, डी का ट्रांस पोजीशन बी रहेगा, मेरा ट्रांस पोजीशन, करेक्ट। तो बी को छोड़कर बाकी कौन सा पोजीशन रहेगा, डी के रेस्पेक्ट में एफ कौन सा पोजीशन पर रहेगा, डिस्टेंस देख लीजिए, ए, और डी से सी का कितना डिस्टेंस, ए, डी से ई का कितना डिस्टेंस, और डी से जी का डिस्टेंस यही रहेगा। डी से एफ का डिस्टेंस अगर ए है तो सिमेट्रिकली ऊपर है, एफ कहाँ है, सिमेट्रिकली, तो जी क्या है, सिमेट्रिकली, तो डी से एफ का डिस्टेंस और डी से जी का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा भाई, करेक्ट, क्लियर है। इसका मतलब है कि इसमें से 6 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे फोकस करते हैं तो उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक ही मिलेगा ट्रांस, उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, बाकी सब पोजीशन क्या रहेगा, सीन रहेगा। तो डी के रेस्पेक्ट में ए, जी, ई और सी एस सीन पोजीशन। तो जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ सीन एंड ट्रांस इन दिस ज्योमेट्री, को क्लियर हो गया, ठीक है। तो एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक पढ़ाने तक इस ज्योमेट्री का याद रहेगा आपको, सीन और ट्रांस क्या होता है। चलिए, वेरी गुड। पहला एग्जांपल ले रहा हूं, फाइंड आउट ज्योमेट्री एंड शेप। इसको हटाएं, स्टूडेंट सेंटर टर्म कौन सा है,
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट 48। लोन पेयर, ये जो लोन पेयर निकालते हैं वो किसका निकालते हैं? तब 48 माइनस 8 इंटू 6 और डिवाइड बाई 2 कितना? कोऑर्डिनेशन स्टेरिक नंबर 6 हार्डसन D2। ज्योमेट्री तो फ्रीज कर दिया गया है ना, ज्योमेट्री क्या बोल दीजिए? ऑक्टाहेड्रल। करेक्ट। व्हाट अबाउट शेप? शेप के लिए कोशिश कीजिएगा कि जो आसपास जो दिखता है ना उसके अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ठीक है, बट शेप के लिए यहाँ पे ज़्यादा बेटर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू स्क्वायर बाई पिरामिड बोलना रहेगा। शेप जनरली हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं? जो आसपास दिखता है, राइट। हालांकि आप शेप के लिए भी अगर ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट यहाँ पे शेप के लिए स्क्वायर बाय पिरामिडल उसको कोरिलेट कर पाएंगे नहीं, स्क्वायर बाय पिरामिडल। बट अगर आपके कोई फ्रेंड अगर इसको ऐसे दिखा दिए तो कौन ज़्यादा करेक्ट? बोथ आर इक्वली करेक्ट, राइट। दोनों इक्वली करेक्ट है। व्हाट अबाउट एंगल? ये भी तो 90, ये भी 90 है, तो एंगल क्या हो जाएगा? लोन पेयर भाई इसमें आप लोग बार बार फंस रहे हैं। यस 15 होगा या 18 होगा? 6 या कितना होता है? 18 15। चलिए कोई बात नहीं है। क्या बोले? नहीं, इसमें कोई, जैसे उसमें इससे पहले वाला का था 2 खास पोजीशन, एक्सियल और इक्वेटोरियल। इसमें ऐसा कोई खास पोजीशन नहीं, बिकॉज ये सिमेट्रिकल पोजीशन है, राइट। आप लोग रेजोनेंस का असाइनमेंट रखे हुए हैं या घर में बना रहे हैं? साथ साथ चलिएगा, छूट जाएगा तो छूट जाएगा, ठीक है। बट वह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश ना, उसमें से डाउट फिल्टर हो गया है? ओके। क्या मोटा मोटी क्वेश्चन बन जाता है पढ़ाने के बाद? डाउट तो रहेगा ही, बट 90% तो हो जाता है। नहीं बाकी बनाइए। टॉटोमिज्म का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा सिर्फ। चलिए यहां देखिए, लोन पेयर कितना आया है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? अस्टेरिक नंबर कितना हो गया? 6, करेक्ट। अब बोला क्या गया था स्टूडेंट कि ऑल पोजीशन आर सिमेट्रिकल, राइट। लेकिन अगर 2 लोन पेयर रहेगा, ऐसे भी लॉजिक है, अगर 2 लोन पेयर है सेंटर अटैम्प पे, तो दोनों लोन पेयर को पास रखना पसंद करेंगे या मैक्सिमम डिस्टेंस? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है और आपको रिपल्सन को मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा? along द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल या along द सीन पोजीशन। सीन पोजीशन में तो साइड का लेंथ रहेगा,
दैट्स मान लेते हैं कि अगर वन ऑफ द लोन पेयर आपने यहाँ रख दिया तो दूसरा लोन पेयर का सही पोजीशन क्या रहेगा? फर्स्ट लोन पेयर के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर एक फर्स्ट लोन पेयर को यहाँ रख दिए तो सेकेंड लोन पेयर यहाँ पे ही रखना है। बोलिए ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, ऑक्टाइड। व्हाट अबाउट शेप? स्क्वायर प्लेनार। शेप के टाइम पे किसको छोड़कर बात करते हैं? ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, राइट। तो लोन पेयर को छोड़ कर देखिएगा तो सिर्फ स्क्वायर प्लेनार है। यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री सेम हुआ या डिफरेंट हो गया? लिखिएगा शेप में स्क्वायर प्लेनार। दोनों डिफरेंट है या सेम है? यही है, ठीक है, बोथ आर इक्वली करेक्ट। बॉन्डिंग इसमें परफेक्टली 90 डिग्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट बताइए, तो लोन पर कितना आया है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पर कितना? सॉरी 5, लोन पर 1, अस्टेरिक नंबर हाइप्सन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, पाई बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा? 6 - 5 = व्हाट? 1। तो देखिए, तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट में पॉइंट था कि अगर 1 लोन पेयर 1 पाई बॉन्ड रखेंगे तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड को ट्रांस पोजिशन पर रखेंगे, राइट। तो अगर मैंने लोन पेयर को यहाँ रख दिया तो ऑक्सीजन को कहाँ प्लेस करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो लोन पेयर यहाँ, तो ऑक्सीजन कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, करेक्ट। और वो पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। बाकी फ्लोरीन कहाँ रहेगा? सही है ना। अब बताइए, व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? ज्योमेट्री तो फिक्स है। व्हाट अबाउट शेप? बाई नहीं भाई, स्क्वायर। लोन पेयर को छोड़कर आपको क्या नजर आता है? स्क्वायर पेयर। लिख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, XeO6 4-।
बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो दिख रहा है 6, लोन पर कितना मिला है 0, स्टेरिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेटिक्स का कितना है +8, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड होगा अराउंड द सेंट्रोड्रम 2। तो पहले 6 ऑक्सीजन को बैठा दीजिए, करेक्ट। अब आपकी मर्जी है, जिस ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड बनाएंगे उसका जस्ट अपोजिट वाले ऑक्सीजन को फिर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बिकॉज इफ 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन बोथ आर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ आर एट ट्रांसपोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पे रिपल्सन में भी 2 कैटेगरी था, पाई इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा का, करेक्ट। दैट्स वाई मान लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, यहाँ बनाएंगे, समझ गए। और इस पे क्या रहेगा निगेटिव 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 एंड निगेटिव। तो बोलिए इसका शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट रहेगा या ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल। शेप के टाइम पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, पर कहीं कहीं पे ऑक्टाहेड्रल भी लिखा रहेगा, ठीक है, करेक्ट है ना। यहाँ देखिए देखिए तो मैंने क्या लिखा, ये है जेनिक एसिड। यहाँ से अगर 4H को निकाल देंगे H+ बनाकर, यहाँ पे क्या रहता है H रहता है H रहता है H रहता और H रहता, तो यही बनता, करेक्ट है ना। चलिए इसका बताइए, XeO4 4-, ये हम लोग बना चुके हैं क्या, ये नहीं बनाया होगा अभी, नहीं। बोलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पर कितना मिला है 2, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, राइट। पाई बॉन्ड देखिए तो है, नहीं है, तो 4 निगेटिव इस ऑक्सीजन पे रहेगा, समझे। व्हाट अबाउट शेप, स्क्वायर प्लेनार। लोन पेयर को हटा कर सोचना है तो सिर्फ क्या नजर आएगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंटर, स्क्वायर प्लेनार। इसका बताइए ICl4-।
इसमें 2 लोन पेयर आया होगा, इसका भी शेप क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनार रहेगा, बन जाएगा ना। चलिए अब लिखिए स्टूडेंट, sp3d3 में d का कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, dxy, dyz और d आप एक रेगुलर पेंटागन इमेजिन करें, आज उस पेंटागन के एवरी कॉर्नर से इसको मैच कराएं। तो बताइए इसका ज्योमेट्री क्या था, पेंटागोनल, लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल 2-3 बार रिपीट हो गया है, IF7। इसमें ए एंगल कितना रहेगा, 72। थ्री 360 को 5 से डिवाइड करेंगे, 360 को, मैं बॉन्ड एंगल नहीं बोल रहा हूँ, बट एंगल रहेगा तो कितना रहेगा, ए 90 रहेगा और ए 70 रहेगा, करेक्ट है ना। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 7, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, निकाल के देखिए। जब पहले ही गेस कर लिया कि एस्टेरिक नंबर 7 हो गया। sp3d3 पढ़ रहे हैं, 7 तो हो चुका है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ए और ए कहाँ रहेगा, एबव द प्लेन एंड, तो इसका शेप को क्या बोलिएगा, ज्योमेट्री और शेप सेम है, पेंटागोनल 1 पिरामिड या 2 पिरामिड, पिरामिड का नाम उसके बेस के अकॉर्डिंग होता है, तो बेस है पेंटागन, राइट, उसका नाम रहेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्या रहेगा, लिख लीजिएगा। और एंगल, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 72 भी रहेगा और 90 भी रहेगा, कितना रहेगा, 72 एंड 90। इस बार का फर्स्ट टर्म में आया है, XEF6, इसका शेप पूछा गया है।
चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए प्लीज़, यहाँ देखिएगा। ये क्या है? मानते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर का एक सिमेट्रिकल ऊपर एवं एक सिमेट्रिकली बिलो, इस पॉइंट से इन चारों पॉइंट को मिलाएंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल दिखेगा। करेक्ट है ना? बट समटाइम्स इज कंपल्सरी कि आपका बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हो। 4 साइड तो है प्लेन में, तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और तब यहाँ पे एक पॉइंट है बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, स्क्वायर नहीं बोलेंगे। 8 प्लेन सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल बोलेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। और जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है बना लिए परफेक्ट और उसको हैमरिंग कर दिए तो क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे 4 साइड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इसको यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए। और वैसा ही नीचे, क्या सारे प्लेन का एरिया सेम है? तो क्या परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल दिखेगा? तो उसका नाम क्या बोलिएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इतना समझ में आया? वेरी गुड। यहाँ देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, लोन पेयर ऑन सेंटर नंबर कितना आया है, स्टेरिक नंबर, ज्योमेट्री के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ज्योमेट्री है पेंटागोनल, अब इसमें से कुछ लोग एक्चुअली एक काम किए होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो किसने किसने किया है हाथ उठाइए, हम साथ साथ हैं। नहीं, इसी चीज़ के लिए मैं पहले कोई पॉइंट नहीं लिखवाया था। डैम से, और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसको हाइड करेंगे तो बोलने में भी अच्छा रहेगा। पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल देखने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। बट ये हम लोग के हाथ में नहीं है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो इन सब से इक्वल डिस्टेंस पे है, हाँ या ना? तो इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर या इसका लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, रिपल्सन। इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ठीक है? बात मत कीजिए। बट लोन पेयर को अगर पेंटागोन के पोजीशन पे रखा जाए तो इस लोन पेयर का इन दोनों से डिस्टेंस तो ठीक है कम रहेगा, बट इन दोनों से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर किया गया तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर या इवन इसका लोन पेयर और सराउंडिंग एटम का लोन पेयर, इस पर भी तो लोन पेयर है, उसका लोन पेयर रिपल्सन या इवन कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम ऑब्जर्व किया गया। तो VSE हम लोग जो ज्योमेट्री डेवलप कर रहे हैं वो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? VSP। ये ज़्यादा स्टेबल है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। इसका मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बन गया? इन केस ऑफ sp3d3 इफ वन लोन पेयर प्रेजेंट, तो उसको कहाँ पे रखेंगे? देन दैट लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेंटागन। दैट लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर। अब एक मिनट, तो ज्योमेट्री के लिए तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। अब शेप के टाइम पे क्या कीजिएगा बोलिए? शेप के टाइम पे आप लोन पेयर को हाइड कर दिए तो आपका व्हाइट बोर्ड के प्लेन में 4 बचा, 1 2 3 4, हाँ ना बोलते रहिए। तो ये 1 2 3 4 जो बचा है वो कुछ इस टाइप का सिचुएशन में है। क्या परफेक्ट स्क्वायर है या डिस्टॉर्टेड स्क्वायर है? स्क्वायर ही नहीं बोलेंगे, ये बस 4 साइड है, राइट? और वन ऑफ द फ्लोरिन ऊपर है और दूसरा फ्लोरिन नीचे है, तो जो शेप नजर आएगा वो क्या रहेगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट है ना? तो इसका ज्योमेट्री क्या हुआ? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और शेप क्या है?
आज जिनको भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं तो इस बार का टर्म फर्स्ट का केमिस्ट्री का पेपर जाके देखना है। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं अब क्यों देखूंगा, पर उसमें एक ऑप्शन था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, अरे सेम डिटो यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो कौन सा सही है, इसको रिजेक्ट कीजिए और इसको, लेकिन अगर दो लोन पे रहता तो दोनों लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना पसंद करते। मैक्सिमम डिस्टेंस मुझे लगता है कि ये रहता, नहीं मैक्सिमम उस टाइम पे डिस्टेंस क्या रहेगा दो लोन पेयर का, यहाँ पे रहेगा या ये डिस्टेंस रहेगा। बट इस केस में दो लोन पेयर का चांस कम है, लेकिन दो लोन पेयर रहेगा तो उसको हम लोग इस एक्सियल पोजीशन के डायगोनल पे रख देंगे, इस एक्सियल पोजीशन के डायगोनल पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तो अब बन जाएगा मोटा मोटी। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। हाइब्रिडेशन ओवर, इतना ही था। फुल फॉर्म लिखिएगा, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। जनरली 3 मॉडर्न थ्योरी है। एक तो हो गया वीवीटी, ध्यान सुनिए, वीवीटी के अंदर हम लोग हाइब्रिडेशन पढ़ लिए। एक हो गया एमओटी, एक और थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीवीटी, एमओटी एंड सीएफटी, ठीक है। यहाँ देखिए तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं LCAO। इसको पहले समझते हैं। फुल फॉर्म है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब लीनियर इक्वेशन से था। यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये आपसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब बहुत सारा क्लास लाइव में रहते हैं इसलिए आप ही बताइए। ये मेरा पी ऑर्बिटल है, क्या है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, बाकी कोई नहीं बोलेंगे जो पहले से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। इस माइनस और प्लस का मतलब मुझे बताइए। मतलब जो समझते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जब नहीं पता रहेगा तो कुछ तो बोलिएगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, गलत हो सकता है। गलत हो गया तब भी कोई बात नहीं है, जानेंगे तो और ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो माइनस और प्लस का मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बोलिए, आप बोलिए। आप भी आसपास रहकर भी मैक्सिमम क्लास लाइव कर लेते हैं, बोलिए। देखिए मैं बोलता हूँ तो आपके पास आवाज़ जाता है या नहीं जाता है, तो लाउडली बोलिए। कोई बात नहीं है, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, मैं समझ लेता हूँ। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है या यहाँ पे प्रोटॉन है। इसलिए आपके लिए मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही कर दिया, ये हो गया px। नाउ इट बिकम्स व्हाट, इफ p सबसेल लाइंग अलोंग x एक्सिस या इफ p सबसेल ओरिएंटेड अलोंग x एक्सिस देन इट इज कॉल्ड px। p सबसेल में डायरेक्शन दे दी, नाउ इट बिकम्स ऑर्बिटल। आप क्या समझते हैं? मतलब ले देकर वही बोलना चाह रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, करेक्ट। आप ही बता दीजिए। भाई इसका मतलब था कि सच में तैयारी के रिक्वायरमेंट था,
इसलिए किसी को अफसोस इस बात का करने का नहीं है कि पहला बार में मेरा क्यों नहीं हुआ नीट। मैं ख़राब सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? मतलब सोचिए कि जो दिन रात पढ़ा था, जिसको सब कुछ पता था, उसका नहीं होता तो कितना ख़राब बात होता। अब आपका नहीं होगा तो ख़राब बात होगा, क्योंकि अब आप सब कुछ जान रहे हैं, राइट, धीरे धीरे। आप बताइए श्रावणी। आप बोलिए। देखिए इसमें इतना टाइम दे रहे, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है और मेरे असाइनमेंट में मिलेगा। यहाँ देखिएगा, ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि वेव कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन का कौन सा कैरेक्टर, और ये तो पहले ही जानते हैं ना स्टूडेंट कि पी सबसेल का दोनों लोब का साइज इक्वल होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेगा। इसका मतलब यहाँ प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन को नहीं बताता है, उसके वेव के साइन को बताता है। क्या बताता है? आप जब नाम सुने ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव, तो मान लेते हैं कि एक मेरा वेव है इस टाइप का, और अब आपका टाइम खत्म हो गया, करेक्ट। तो किसी हॉरिजॉन्टल जिसके अबाउट उसका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, राइट, तो एक मीन पोजीशन रहा होगा। तो यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड और ए एम्पलीट्यूड डिफरेंट है या सेम है? एम्पलीट्यूड नेवर भी नेगेटिव, राइट। बट इसके ऊपर का अगर साइन प्लस दे रहे हैं तो इसका नीचे का साइन क्या देंगे? तो मान लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो वेव बना हुआ है, वो भी तो ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट। वो भी क्या कर रहा होगा? आगे पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, देखते हैं कहीं कहीं पे ऐसा दिखाया रहता है, एक सर्कल है, करेक्ट, और क्रेस्ट से क्रेस्ट को बोलते हैं वन कंप्लीट वेव। बोले तो यहाँ पे कितना वेव है? 4। तो नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू व्हाट? 4। बाद में एक फार्मूला है बोर मॉडल में कि किसी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना वेव बनाता है वो उसके ऑर्बिट नंबर के बराबर होता है। तो बोर मॉडल में अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 5 में है तो उसमें 5 वेव बनाएगा। कितना वेव बनाएगा? 5 कंप्लीट वेव, राइट। तो खैर उसका यहाँ से छोड़िए। तो एक्चुअल में ये जो प्लस और माइनस था, यहाँ पे ए प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नहीं है, प्लस और माइनस उस इलेक्ट्रॉन का वेव का साइन सिर्फ बता रहा था। अदरवाइज जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रहेगा। तो आज के बाद कोई ऐसे डायग्राम देके प्लस माइनस पूछेगा तो क्या बोलना है? दिस इज साइन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस इज साइन ऑफ व्हाट? वेव फंक्शन। इसका मतलब है कि ए वाला पार्ट ए है, करेक्ट, और ए वाला पार्ट कौन है? ए है। बस इतना ही जानने से मेरा काम चल जाएगा। समझ में आ गया ना? लिखिए, ड्रॉ कीजिए, दिखाइए, बस इतना से मेरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इसे बहुत कुछ डील नहीं करूंगा अभी, जितना आपको पूछा जाएगा उतना ही डील करूंगा। तो पहला पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया कि प्लस और माइनस, किसी भी ऑर्बिटल का अगर 2 लोब है तो उसमें प्लस और माइनस का मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, या इट इज द साइन ऑफ वेव क्लाउड, साइन ऑफ वेव क्लाउड। चलिए यहाँ देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फर्म क्या? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ही तो उसको बताता है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू, इंटरफेरेंस, राइट। तो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या था पता है आप लोग को? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम लॉ का फार्मूला है, राइट। cos फाई, क्या था? cos फाई। और फाई क्या है? मैं SHM पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया से। उसमें फेज, फेज भी 90% स्टूडेंट को समझ में आता है करेक्टली कैसे फेज होता है, इनिशियल फेज को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज कैसे स्टार्ट होता है, राइट। तो बहुत वहाँ पे बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? तो अगर मान लेते हैं कि A1 किसी 2 वेव का A1 A2 गिवन है, A1 A2 गिवन है,
तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए वैल्यू 0 होना चाहिए, फेज डिफरेंस शुड बी 0। और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए 180, इसका मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि 180 जब रहेगा तो बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? और अगर 0 रहेगा तो क्या बोलेंगे? और 0 और 180 के बीच में भी तो इंटरफेरेंस हो सकता है। इंटरफेरेंस सिर्फ 2 ही होगा। इंटरफेरेंस का एक बहुत वाइड डिफिनेशन है। क्या वाइड डिफिनेशन है? कोई पूछा राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस। बोर्ड में अगर 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव आया था, इंटरफेरेंस को डिफाइन कीजिए। डिफिनेशन क्या लिखते हैं? लेकिन वो लोग तो पता है ना, बोर्ड में वही मार्क्स देते हैं जब बिल्कुल करेक्टली उनके अकॉर्डिंग लिखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो ये आप समझ रहे हैं, लेकिन उसी को एक्सप्रेस करना है। पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड इन स्पेस व्हेन 2 वेव आर इंटरफेयर टू ईच अदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? इंटरफेरेंस। करेक्ट? ठीक है ना? चलिए उसमें अब ज़्यादा नहीं आएंगे, ये राइट टाइम नहीं है। देखिए स्टूडेंट, इसमें से जिसको ये बात अभी समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा और भी अच्छी बात है, क्योंकि शॉर्टकट देख लेंगे। मान लेते हैं कि मेरा 2 एटम है, एटम ए और एटम बी, एटम ए और एटम और एटम ए के वेव क्लाउड का वेव फंक्शन को साई स्क्वायर तो पता था ना क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। बट इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म पार्ट नहीं था, ऊपर आ जाएगा। भाई अगर ए साई का फंक्शन, साई को ऐसे दिखा रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट? एनीवे, तो ए मेरा एटम ए का वेव फंक्शन दिखाया हुआ है और ए और बी को आपस में बॉन्ड बनाना है। तो मॉडर्न थ्योरी में बॉन्ड बनने के लिए क्या करते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल करते हैं वो उन दोनों का वेव क्लाउड का इंटरफेरेंस करते हैं। क्या करते हैं? डेप्थ में, राइट? तो यहाँ ए है बी का, आपको नहीं था कि अगर इसका प्लस पहले है तो इसका भी प्लस पहले है, और इसका माइनस बाद में है तो इसका भी माइनस क्या है? बाद में है। करेक्ट? तो ये दोनों जो आपस में इंटरफेयर करेगा तो उससे क्या होगा? पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव? प्लस का प्लस के साथ और माइनस का, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है ना, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? एडिशन ओवरलैपिंग। और एडिशन ओवरलैपिंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे? साई ए प्लस साई बी, एडिशन ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। करेक्ट? और यहां देखिए एमओटी में आप 2 चीज देखे होंगे, एक सिग्मा देखे होंगे, एक सिग्मा स्टार देखे होंगे। एक सिग्मा देखे होंगे, एक सिग्मा। तो एडिशन ओवरलैपिंग का मतलब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, इसी से बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप का, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, नॉट बैक बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। करेक्ट? लिखिए यहां पे, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ, किस टाइप? एडिशन ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड इट प्रोवाइड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, and it provide
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इट प्रोवाइड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एडिशन ओवरलैपिंग से आज के बाद कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा, स्टार वाला या विदाउट स्टार वाला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लस का प्लस के साथ ओवरलैप करना पड़ेगा और माइनस का माइनस के साथ। करेक्ट है ना? एक लाइन और लिखिए। इन एडिशन ओवरलैपिंग, इन एडिशन ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन एटम merge with in addition overlapping electron cloud of one atom merge, रिपेल होगा या एक दूसरे के पास आएगा? merge with electron cloud of other atom, merge with electron cloud of other atom, it means electron cloud of both atom are attract to each other. यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर इस टाइप का इसको भी सुन कर छोड़ देना है, ठीक है? ये दो एटम का वेव फंक्शन है और अगर ये आपस में ओवरलैप किया तो नहीं लगता कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा रिजल्टेंट, हाँ या ना? और ये एम्पलीट्यूड किसका रहेगा? ए का रहेगा, बी का रहेगा या ए बी मॉलिक्यूल का रहेगा? अब एटम आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बन गया है तो वेव फंक्शन किसका रहेगा? और उस ए बी का इन दोनों के वजह से जो बनेगा वो क्या रहेगा? अब यहाँ देखिए, जैसे हम लोग कैसे दिखा देते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हो जाता है जहाँ पे मर्ज करता है। जनरली क्या करता है? रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा था। लास्ट इतना डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक किसका एग्जाम्पल रहेगा? इसका प्लस पहले है, इसका माइनस बाद में है, इनका जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? तो डिस्ट्रक्टिव को यहाँ पे नाम दिया गया है सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक टेक्निकल नाम दे दिया गया। कौन सा ओवरलैपिंग? और इस टाइप के ओवरलैपिंग से बॉन्ड कंस्ट्रक्ट होता है या डिस्ट्रक्ट होता है? ठीक है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो बॉन्ड बनाएगा या बॉन्ड बनने के लिए जस्ट अपोज करेगा? पूरा अपोज कर देगा। तो पूरा अपोज करेगा इसका मतलब बॉन्डिंग रहेगा या नाउ इट बिकम्स एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग या जस्ट उसका उल्टा एंटी बॉन्डिंग। देखिए, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग गिव्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग गिव्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। It means
This type of overlapping is not responsible for it means this type of overlapping is not responsible for bond formation. अगर दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड का है तो बिल्कुल एम्पलीट्यूड कम नहीं, जीरो हो जाएगा। और जीरो का मतलब नोडल प्लेन हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। कम होगा या जीरो हो जाएगा? एम्पलीट्यूड क्या इंडिकेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या इंडिकेट करेगा? बट उतना आप अभी मत समझिए। यहाँ देखिए, मैं इसका एक एग्जाम्पल से लेता हूँ। मान लेते हैं कि दो पी ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहा है। कौन सा बॉन्ड? तो सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सा ओवरलैपिंग होगा? एक्सियल। ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका ये रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा, व्हिच ऑफ द ओवरलैपिंग व्हिच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंपली दिया रहेगा ऐसे डायग्राम बनाकर। और आप प्लस माइनस का मतलब ही नहीं समझते तो ये क्वेश्चन आपसे छूट जाता। ऐसा तो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो एक्चुअली इस ऑब्जेक्टिव को पकड़ने के लिए मैंने इतना टाइम इसमें दिया, अर्थात बिना ये सब बात बोले हुए भी काम चल सकता था, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। बोलिए, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। Which of the following combination are responsible for bond formation? ए अगर पास में आएगा तो प्लस का प्लस के साथ होगा, करेक्ट? ए अलाउड है। ए अगर पास में आएगा तो माइनस का माइनस के साथ होगा। मैंने ये नहीं बोला कि प्लस और माइनस वाला दोनों एक साथ कंबाइंड होगा। प्लस का प्लस के साथ हो रहा है, फाइन। तब प्लस का प्लस के साथ होगा तो अब माइनस का माइनस के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे होगा तो माइनस का माइनस के साथ, बट यहाँ पे प्लस का। तो ये दोनों, ये बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एडिशन ओवरलैपिंग। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये दोनों अलाउड है, राइट? यहाँ से क्या बनेगा? सिग्मा। क्या बनेगा? और इससे बॉन्ड बनेगा। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रक्टिव अगर आएगा तो प्लस का किसके साथ होगा? माइनस के साथ। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? साई माइनस। ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट। तो जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए बस ये देखना है कि प्लस का प्लस के साथ हो रहा है, बॉन्डिंग बनेगा। माइनस का माइनस के साथ हो रहा है, अलाउड है, बॉन्डिंग बनेगा। बट प्लस का माइनस के साथ तब क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या मिलेगा? सिग्मा या सिग्मा स्टार? सिग्मा। एक्चुअली मुझे ये ऑब्जेक्टिव समझाना था, ठीक है? थोड़ा आप लोग भी तो दिमाग लगा सकते हैं कि एक ही बचा, राइट? एकदम सर एक एक चीज आप ही लिख दीजिए। मुझे लगा लास्ट वाला पैटर्न आप समझ में आ गया आपको, इसलिए मैं छोड़ दिया था। यहाँ तक सही है? वेरी गुड। इसको हटाया जाए ऑनलाइन स्टूडेंट।
पटना में 2 चीज़ आपको बहुत मिलेगा, लिट्टी चोखा नहीं, मतलब बिहार का मतलब सिर्फ लिट्टी चोखा, राइट? नहीं, वो तो वहाँ का होता है ना, हर जगह का अपना, ऐसे मैं मजाक में बोल दिया। वहाँ पे कोचिंग हर गली में मिलेगा और डॉक्टर का चैम्बर अपना प्राइवेट। हॉस्पिटल तो बड़ा बड़ा रहेगा ही, बट होता ना कि जो भी है, जैसे सपोज कीजिए कि आप डेंटिस्ट हैं या कुछ भी है, फिजिशियन हैं, तो हर जगह पे भरा पड़ा है। मतलब जो आप बाहर से देखते हैं ना, वो नहीं है बिहार। बाहर से होता है ना, एक परसेप्शन सबका बना हुआ है। पटना घूम के आइएगा ना तो लगेगा कि नोएडा फील हो गया। मैं तो 10 साल के बाद गया था, मैं पूरा घूमा, ऐसे एयरपोर्ट से डायरेक्ट घर निकल जाते थे। फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। जो डिस्टेंस मुझे 2 आवर में कहीं से कहीं कम कवर करना पड़ता था, वह डिस्टेंस 10 मिनट में कवर हो गया था। ऊपर ऊपर सब कुछ फ्लाईओवर। मुझे स्टेशन जाना था और मैं बहुत दूर था, लगा बहुत टाइम लगेगा, पता चला कि 5 मिनट के अंदर पहुंच गए। और 5 मिनट तक पहुंचाते ओला वाला दूसरा अपना बुकिंग कर लिया। मतलब इतना फ्लाईओवर बन गया है। मतलब वो काम हम लोग के टाइम से ही चल रहा था, जब वहाँ पे पढ़ते थे। बट आज का सिचुएशन ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस वहाँ पे जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उस जगह का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जितना बात डिजर्व करता है, इंजीनियर और डॉक्टर का वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। खास करके अच्छे IIT का, डॉक्टर का देखते हैं कितना IIT का रिजल्ट होता है, डेटा निकाल के देखिएगा। हम लोग के टाइम पे ही कम से कम तो 1000 रिजल्ट होता था पर ईयर बिहार से। 3 ही स्टेट का रहता था, बिहार, यूपी और राजस्थान मैक्सिमम, राइट? बहुत रहता है। और वहाँ पे कट ऑफ जाता है अभी कितना, 600 जनरल का नीट में। बहुत क्राउड है भाई, इतना भीड़ है, मतलब ये मैं बोल दिया। लेकिन ये नहीं है, मैं टैलेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे वो सिचुएशन 85 से शुरू हो चुका है। वहाँ पे 85 से IIT का कोचिंग ओपन हो गया था और IIT क्लास। तो वहाँ पे इतना ना, एक देखिए सपोज कि आपके घर में कोई IAS हैं, 2 IAS हो गए, तो आपको तो रास्ता पता है ना कि ऐसे ऐसे पढ़ने से IAS बन जाएगा। तो वैसे ही माहौल क्रिएट होना होता है। जो चीज़ अभी देख रहे हैं वो चीज़ बहुत पहले 1990 से वो वहाँ पे एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे था, अब तो सुपर सैचुरेटेड है। सब कुछ पता हो गया सबको, तो एक ढर्रा बन गया। वहाँ के गाँव की बात पहुँच चुका है कि 10th करना है और पटना पहुँचना है। 10th करने में जिसको पढ़ना रहता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में रुकता ही नहीं, 10th करते ही पटना पहुँचता है। वो गाँव के स्कूल तक ये बात पता हो चुका है। अगर नहीं पता रहता तो मुझे कैसे पता होता? मैं भी तो प्योर पटना से कम तो 70 किलोमीटर दूर मैं गांव में हूँ, तो यहाँ से नालवारी जैसा, राइट सिचुएशन, और उसमें भी गांव में। बट ये बात वहाँ का एक पैटर्न में आ गया। एवरी गांव में जिसको साइंस पढ़ना है वो कहाँ भागेगा 10th के बाद? अब पटना जाएगा तब पूरा इस कोचिंग का क्या माहौल है, उस कोचिंग का। तो जानते जानते अगर देर भी होगा तो अगर करना चाहेगा तो अब उसमें दोनों सिचुएशन है। कहीं पर आप जाते हैं तो बिगड़ने का भी उतना ही पॉसिबिलिटी रहता है, अब बनने का उतना ही रहता है। आप उसमें आपको डिसाइड करना है। घर से अगर मोटो लेके चले हैं, अब प्लस बहुत देखिए ऑप्शन पीछे कुछ नहीं है, तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और टैलेंट हार्ड वर्क करते करते आ जाता है। मतलब एक सुपर 30 का इंसिडेंट है कि एक बच्चा आया था 2006 का ही बात, उसको लाइफ का टारगेट था सिर्फ 12th करना। क्या करने के लिए? उसको IIT नहीं पता था, IIT क्या होता है, सिर्फ क्या करने के लिए आया था पटना, 12th। यहाँ आकर सब कुछ पता चलना स्टार्ट हुआ, IIT करके निकल गया। हार्डवर्क किया, माहौल मिल गया, प्लस एक गॉड का ब्लेसिंग भी होता है कि सब कुछ सही रहे, आपका हेल्थ सही रहे, आपका फैमिली सिचुएशन, प्लस कहीं ना कहीं चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना रहता है। फैमिली में थोड़ा उथल पुथल भी चल रहा है, तो आप अभी कुछ नहीं संभाल सकते हो, आपके पास कोई पावर है, पावरलेस है ना। तो होता है ना बार्टलेस फोर्स, एक ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन क्या रहता है, 0। फोर्स तो है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटलेस, पावरलेस फोर्स। ठीक है, इसलिए फिर अब वहाँ पे रहेगा कि वहाँ के बच्चों का अगर अटेम्प्ट रहेगा
तो 4 अटेम्प्ट तक वो फाइट करेगा, वजह उसके पास पीछे कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि अगर डॉक्टर बनना है तो भाई डॉक्टर ही बनना है। पहले आईआईटी में बहुत अटेम्प्ट था, पता है कि नहीं, अब लिमिट हो गया। पहले 4 बार 5 बार तक दे सकते थे, जैसे अभी नीट का हो गया है। तो अटेम्प्ट कम होने से भी आईआईटी का थोड़ा क्रेज कम हो गया। तो वहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट तक बच्चे ट्राई करते थे। वही जैसे हम लोग यूपीएससी का, इस अभी तो कटिहार के एक टॉप किए हैं, आईआईटी बॉम्बे का प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे यूपीएससी का भी ट्रेंड बहुत तगड़ा वाला क्यों है। मेरा ही फ्रेंड अभी कोलकाता में पोस्टेड है, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट रैंक 2, गोविंद मोहन। 4 अटेम्प्ट तक वेट किया, 2010 में जॉब लगा और 2016-17 में जाकर उसका क्लियर हुआ। लेकिन उसमें है कि जनरल कैटेगरी है तो टोटल 4 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इस साल तैयारी नहीं है तो एग्जाम में मत बैठिए, नहीं तो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। एज लिमिट 30 रहता है, लेकिन अटेम्प्ट ऐसा नहीं कि 30 है तो एकदम 2020 साल से स्टार्ट किया 30 साल तक जा रहे हैं। अटेम्प्ट फिक्स रहता है। थीम कहने का सेंस ये था कि हाँ, ये मुझे किस बात पे याद आ गया, तो जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो यहाँ पे अब वो अभी प्रचलन नहीं है। या तो हॉस्पिटल नहीं तो कहीं पे मेडिकल में डॉक्टर लोग बैठते हैं। धीरे धीरे देखिएगा वो आएगा, कैसे अभी कोचिंग का कल्चर आ रहा है, अभी कोचिंग का दौर है, वैसे ही अभी आपके लिए बहुत मार्केट खाली है। हाँ, सिचुएशन पॉइंट है ही नहीं हेल्थ का। यहाँ पे बच्चे का सर्दी फीवर हुआ है तो मैं डॉक्टर खो जाऊँ तो एक ही डॉक्टर यहाँ पर आसपास नजर आया है। या तो हॉस्पिटल में लेके जाइए, हॉस्पिटल में लेके जाना अनकंफर्टेबल सिचुएशन लग रहा है। अगर स्पेशल कोई फिजिशियन रहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, राइट, जिनका अपना स्पेशल चैम्बर रहता है, आसपास हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अब उसमें आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक बार नेम फेम हो गए, नेम होने में टाइम लगता है, बट एक बार नेम फेम हो गए तो फिर पैसा छोड़ दीजिए। पैसा तो अलग एस्पेक्ट है, जैसे बोलते हैं ना नोबेल प्रोफेशन, तो नाम तो हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। यहाँ देखिएगा, विच कॉम्बिनेशन आर अलाउड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। प्लस का प्लस के साथ तो माइनस का, तो इससे क्या बनेगा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या है, पाई बॉन्ड। और दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पाई स्टार। क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन अलाउड है और कौन अलाउड नहीं है। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, अगर ए है, ए बी है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ साई ए प्लस साई बी। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, साई ए प्लस, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, साई ए माइनस। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, कल का क्लास में स्टार्ट करूँगा।